पश्चिम एशिया के इस संकट पर बात करने के लिए और क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रहा है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं तीन खास मेहमान। हमारे साथ हैं पश्चिम एशिया के मामलों के जानकार कमर आगा, जिनसे हमने कल इस हमले के बाद काफ़ी विश्लेषण उन्होंने हमारे सामने किया, हमें बताया इसके अलग अलग पहलुओं के बारे में। हमारे साथ हैं डॉक्टर खींवराज जांगीड़, जो डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर इजराइल स्टडीज़ के ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, और इससे पहले तेल अवीव यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहे हैं और इजराइल में काफ़ी साल से हैं और बहुत करीब से इजराइल की रणनीति को समझते हैं। हमारे साथ हैं बेनी बेन्यामिन, जो इजरायली सेना के पूर्व सैनिक रहे हैं और इजराइल में इस वक्त हैं। तो मैं सबसे पहला सवाल बेन्यामिन साहब आपसे शुरू करूंगा, क्योंकि आप इस वक्त इजराइल में हैं। लगभग 24 घंटे हो चुके हैं कल ईरान के हमले को। इजराइल ने अभी कोई जवाबी हमला नहीं किया है, उसके जवाबी हमले का सबको इंतज़ार है और सब इससे लेकर चिंता में भी हैं। इस समय क्या स्थिति है? सबसे पहले तो आप और आपके आसपास क्या सब लोग ठीक हैं, पहली चीज़ ये। और दूसरा, इजराइल में इस समय क्या स्थिति है? क्या सामान्य कामकाज चल रहा है, लोग सामान्य जीवन जी रहे हैं या डर में हैं? बेन्यामिन साहब, आपसे मेरा सवाल है। नमस्कार। जी नमस्कार। आज का दिन हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है और हमारे न्यू ईयर है आज, लोग बोलते हैं उसको रोश हशना। और आज ही चालू होता है और सब उसके अंदर बिजी है, तो ऐसा कुछ हम लोग को टेंशन नहीं है। टेंशन कल आधा कलाक कुछ टेंशन थी जब हम लोग शेल्टर में थे, उसके बाद में सब नॉर्मल हो गया। आज हम लोग मार्केट गए, कुछ लेके आए। अभी थोड़ी देर के बाद मेरे फुल फैमिली इधर आएंगी खाना खाने के लिए, हमारा डिनर रहता है। तो कुछ टेंशन इजराइल में तो अभी तक नहीं है बिल्कुल। जी एक ही दुख हो रहा है हम लोग को, क्या हमारे 8 सोल्जर्स घायल हो गए लेबनान में। थोड़ी साउंड तेज कर दो, इनकी आवाज बहुत कम है। वो बड़ी बात है हमारी, बाकी दूसरा सब ठीक है, हम लोग खुश है और इट्स ओके। जी, आपसे हम और बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर खींवराज जांगीड़ हैं। जांगीड़ साहब, ये जो युद्ध है, इसे लेकर ये डर है कि अब ये और न खिंच जाए, कहीं इसमें और देश इसकी लपेट में ना आ जाएं। आपको इस तरह की कोई आशंका है? आपको लगता है कि ईरान के साथ इस लड़ाई में कोई और भी आएगा, या फिर ईरान खुलकर उतरेगा इसमें अगर इजराइल कोई जवाबी हमला करता है और फिर इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा? देखिए, ईरान अभी भी खुलकर हमला तो नहीं कर रहा। ईरान ने कल जो रात मिसाइलें दागी, वो बिल्कुल अप्रैल में वैसे दागी थी कि उन्होंने एक साथ हमले तो किए एयर बेसेस और कुछ सिविलियन इलाकों पर वो सारी चीज़ें इंटरसेप्ट हो गई बहुत ही प्रिडिक्टेबल तरीके से। कहिए कि वो एक एक्ट था, और उसके बाद उन्होंने तुरंत कहा कि अब हमारा मामला कंक्लूड हो गया, हम इससे आगे नहीं बढ़ना चाहते, अब हम इसके आगे कुछ नहीं करना चाहते, और हम चेतावनी देते हैं कि इजराइल हम पे कुछ ना करे। ठीक वैसा ही बयान इन्होंने अप्रैल के बाद दिया था, जो कि बीच का रास्ता है कि हम खुल के लड़ाई के लिए उकसाने को बिल्कुल तैयार नहीं है, पर उनकी थोड़ी बहुत जो मुंह बचाई है वो इस हमले से होती है। देखिए, अगर हम मान भी लें कि ईरान और इसराइल आने वाले दिनों में लंबी लड़ाई लड़ने वाले हैं खुद, तब भी मुझे ये नहीं लगता कि अब कोई तीसरा देश बचा है जो अब इस लड़ाई में उतरेगा। देखिए, 8 अक्टूबर, एक दिन बाद 7 अक्टूबर को हमला हमास करता है और 8 अक्टूबर से हिजबुल्लाह हमला करता है इसराइल पे, और ये 11 महीने चलते हैं। ये सारे हमले ईरान की शह, ईरान के पैसे और ईरान की सैन्य मदद से ही होते हैं। जी ईरान इस लड़ाई में आज कल या 2 महीने पहले नहीं, वो 8 अक्टूबर से शामिल है। तो ईरान का पहले एक तरह से कहिए प्रॉक्सी वॉर था, अब वो प्रॉक्सी वॉर इसराइल के एग्रेसिव होने की वजह से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में बदल रहा है। पर उसमें भी जी ईरान परहेज कर रहा है डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन में उतरने से, जी क्योंकि ईरान की दो बड़ी कमजोरियां हैं। एक तो आर्थिक स्थिति उनकी बहुत खराब है। खुमैनी साहब मतलब उम्र ज़्यादा हैं, और इसके साथ उनको ये भी भान है कि जो नए राष्ट्रपति बने हैं वो युद्ध को लेकर बिल्कुल सख्त खिलाफ हैं। जी तो ईरान के अंदर एक राजनीतिक एका नहीं है कि इसराइल के साथ सीधी लड़ाई लड़ी जाए।
और खुमैनी साहब को ये बड़ी फिक्र है कि अगर ये लड़ाई लड़ ली जाती है तो फिर उनकी सियासत कितनी बचेगी। जी। कमर आगा साहब, कल जब ये हमला हुआ तब हम लोगों ने कई घंटे इसका विश्लेषण किया। लगभग 24 घंटे अब बीत चुके हैं। ये डर जो बना हुआ है कि क्या इजराइल हमला करेगा, तो कल की रात तो उसने नहीं किया, क्या आज वो ऐसा कर सकता है? पहला सवाल ये। और दूसरा, बड़ी चर्चा कि क्या ये युद्ध काबू से बाहर होगा? क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की भूमिका बना सकता है? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है इजराइल कब करेगा। उन्हीं ने कहा है कि बहुत मैसिव रिटेलिएशन, जबरदस्त तरीके का अटैक, उसमें मैं समझता हूँ थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन उम्मीद हो सकता है कि पहले से तैयारी कर रही होगी। उनकी सेना तो बहुत एडवांस है और कितना समय लगेगा ये कहना मुश्किल है। मेरा ख्याल है हमारे जो तेल अवीव से फ्रेंड्स हैं वो इस पर शायद बेहतर रोशनी डाल सकें। दूसरी बात ये है कि मैं ये नहीं जानता कि ये युद्ध जो है तीसरे विश्व युद्ध की तरफ जाएगा, मगर ये है कि क्षेत्रीय युद्ध ये ज़रूर होता हुआ नज़र आता है। लेकिन साथ में, क्योंकि और जो आपने 3 और जगहों पे फ्लैश पॉइंट्स जो बताए थे, वो अगर साथ में बढ़ते हैं तो ज़रूर हो जाएगा। लेकिन इसमें भी वो स्थिति नहीं होगी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या खासतौर से सेकेंड वर्ल्ड वॉर की थी। देखिए, बहुत से ऐसे देश हैं अफ्रीका के जो बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं हैं। एशिया में, साउथ एशिया में इंडिया वगैरह ये बिल्कुल नहीं चाहेगा, ना इन्वॉल्व होगा। स्थिति बदल चुकी है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। उसके बीच में उस वक्त कॉलोनियल पावर ब्रिटेन था, उसने सब जहाँ जहाँ उसकी कॉलोनी थी सबकी सेनाएं यूज़ की थी, वो अब मुमकिन नहीं है। लेकिन ये है कि क्षेत्र में तो ये फैल जाएगा। इसलिए ईरान 2-3 चीज़ें कह रहा है। एक तो वो ये कह रहा है कि हम तेल की सप्लाई को डिस्टर्ब कर देंगे, उसके लिए वो कोशिश करेगा। मैं ये नहीं समझता कि वो तेल की सप्लाई जो है वो ऑयल टैंकर पे हिट करके करेगा, बल्कि हूती जैसे एक बार कर चुके हैं सऊदी अरेबिया की ऑयल इंस्टॉलेशन के ऊपर अटैक करके, वहाँ पे भी किया जा सकता है, या यूएई के अंदर या दूसरी जगहों पे, ठिकानों पे। और इनकी कैपेबिलिटी है, खासतौर से हूतीस की या ईरान की भी होगी। और तीसरी चीज़ ये, इनकी कोशिश ये है कि सप्लाई चेन को डिस्टर्ब कर दो। तो उसके लिए जो है हूती लगातार हम देख रहे हैं कि रेड सी में वो सप्लाई चेन के ऊपर अटैक कर रहे हैं उसको। कमर आगा साहब, मैं आपको थोड़ा रोकूंगा। यही जो चर्चा है, इसी को थोड़ा और बल अगर मिल रहा है तो वो संयुक्त राष्ट्र में रूस के ताज़ा बयान से मिल रहा है। संयुक्त राष्ट्र में रूस के राजदूत वेस्ली नेबेंजिया ने कहा है कि इस जंग को न रोका गया तो ये ऐसी जगह पर पहुंच जाएगी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। सुनते हैं। And if it reaches its finale, the conflict can reach an unimaginable level of escalation and will threaten not just the Middle East, but the entire world. We are convinced that it is in our interest to prevent such a scenario. तो आपने सुना, ये रूस के जो स्थायी राजदूत हैं संयुक्त राष्ट्र में, उन्होंने कहा है कि इसकी कल्पना नहीं की जा सकती अगर ये काबू से बाहर हुआ, अगर इस जंग को न रोका गया। तो जो हम बात कर रहे हैं ये उसी के आसपास पहुंच रही है। और जो हमने 4 फ्लैश पॉइंट बताए कमर आगा साहब और जहांगीर साहब, उन चारों में एक बात खास और कॉमन दिखती है। एक और बयान आया है चीन की ओर से कि संयम न बरता गया तो इसका चेन रिएक्शन होगा, हालात हाथ से बाहर निकल जाएंगे, ये चीन कह रहा है। तो चीन और रूस दोनों ने एक ही तरह की बात कही है जिस पर हम इस वक्त चर्चा कर ही रहे हैं। और जो हमने 4 फ्लैश पॉइंट बताए उनमें एक चीज़ बहुत कॉमन है कि 2 धड़े चारों में हैं। रूस, चीन एक तरफ हैं, इसके अलावा ईरान उनके साथ है, कहीं पर उत्तर कोरिया भी साथ है, और इसके अलावा उधर दूसरी तरफ सारे पश्चिमी देश, अमेरिका, इजराइल एक तरफ हैं। भारत, अफ्रीका का एक बहुत बड़ा हिस्सा, लैटिन अमेरिका भले ही इससे दूर दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी दुनिया में 2 धड़े इन चारों फ्लैश पॉइंट्स में हैं। तो एक जगह की चिंगारी चारों जगहों को भी सुलगा सकती है। जहांगीर साहब, इस पर आप क्या कहेंगे? मुझे ये लगता है कि इस युद्ध में मोटा मोटा 3 ही पक्ष हैं। एक है इजराइल और हमास वाले, मतलब एक इजराइल है, एक हमास है और एक ईरान है। मुझे लगता है कि हुतीज और हिजबुल्लाह का जो भी इजराइल के प्रति रवैया और आक्रामकता है वो ईरान की शय है, ईरान के निर्देश हैं।
अब देखने वाली बात यह है कि ईरान इस लड़ाई में और क्या कर सकता है। मुझे लगता है कि ईरान एक 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 कहिए कि आगे कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति में फंस गया है। ईरान की, मेरे ख्याल से जहां तक मैं उनके इरादों को भाप सकता हूं, मुझे मुझे ऐसा लगता है कि ईरान एक मुश्किल घड़ी में अपने किए की वजह से है। ना वो इसराइल का ज़्यादा नुकसान कर पाए हैं। इसराइल का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और दूसरे तरह का एक तरह से वैचारिक आलोचना बहुत हुई है, उनकी बदनामी बहुत हुई है। पर ईरान का जो मकसद था कि इसराइल को इस स्ट्रेटेजिक डोमेस्टिक इंस्टेबिलिटी और वीकनेस के दौर में एक मतलब बड़ा धक्का दिया जाए, हमास को शह दे के और हिजबुल्लाह से फिर उस दबाव को बढ़ा के, वैसा कुछ हुआ नहीं है। इसराइल इस स्थिति में ज़्यादा बेहतर कर पाया है जितनी लोगों को उम्मीद भी नहीं थी। अब जो दूसरी बात आपने जब पूछी कि इसराइल क्या करेगा, मुझे लगता है नेतन्याहू अब उस मौके को पा गए हैं जो मौका वो पिछले 15 साल से ढूंढ रहे हैं। नेतन्याहू ने अपनी 15 साल की राजनीति में फिलिस्तीन के मुद्दे को बुलाने के लिए ईरान के न्यूक्लियर मुद्दे को बहुत हवा दी, और उन्होंने कई बार अमेरिका के राष्ट्रपतियों के साथ इस बात को पब्लिकली डिसएग्री किया कि ईरान के मुद्दे पे हमें मिलिट्री कार्रवाई करनी चाहिए और इसराइल कर सकता है, बस अमेरिका सहमति दे दे। अब मुझे लगता है ईरान ने जो हमला किया है उससे नेतन्याहू को एक बहाना ज़रूर मिल गया है कि ईरान में कहीं पे भी हमला हो, और वो हमला ऐन मुमकिन है किसी न्यूक्लियर प्लांट पे ही हो, क्योंकि नेतन्याहू जरूर चाहेंगे कि इस मौके को वो छोड़े नहीं। वो जी जिस तरह की राजनीति करते हैं, जो सोच को वो लेके चलते हैं, उनके लिए लड़ना जी और बिल्कुल, लड़ाई को इसी पर मैं कमर आगा किसी साहब की मुकाम पे टिप्पणी ले जाना लूंगा कि मतलब। क्या इसराइल को ये मौका मिल गया है। संक्षेप में कमर आगा साहब आप बता सकें तो। जी जरूर मिला है। वो पूरी कोशिश करेंगे न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे है कि वहाँ पे जो एनर्जी रिसोर्सेज हैं, ऑयल रिफाइनरीज वगैरह, उन खुद कहा है कि ये सब टारगेट होंगे। तो मतलब ये है कि इकोनॉमिक एसेट, मिलिट्री एसेट, इनके ऊपर वो टारगेट करेंगे। उनके पास ताकत है, वो जी जरूर करेंगे। मगर ये सोच लेना कि ईरान खामोश रहेगा, ईरान, मैं समझता हूँ कि वो उस क्षेत्र में तेल की सप्लाई को डिस्टर्ब कर सकता है। ईरान ये भी करेगा कि अमेरिकन फोर्सेस जो हैं उस क्षेत्र में उन पे अटैक करेगा। जी और दूसरी एक चीज मैं ये बता दूं कि ये हिजबुल्लाह का या हूती मूवमेंट जो है, ये ईरान के रेवोल्यूशन से ज्यादा पुराना। पहले वहां पे सन 75 से ये लोग लड़ रहे हैं इसराइल से, आज से नहीं लड़ रहे हैं। पहले वहां पे अमल होता था, उससे पहले एक और ऑर्गेनाइजेशन थी, छोटी छोटी कई एक थी। जब वो नहीं हो पाए तो फिर हिजबुल्लाह बना। फिर हिजबुल्लाह ने इनके साथ एक लंबी लड़ाई लड़ाई, और जी जिसमें साउथ लेबनान से इसराइल को बाहर जाना पड़ा, इसराइलियों के कब्जे में था जी साउथ। जी